पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपकी लाइफ से कुछ चीजें रिलेट करके। अब जैसे मैं आपको रिलेट करूंगा कि करंट कैसे आपको पता चलेगा, रेजिस्टेंस कैसे आपको पता चलेगा, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपकी लाइफ से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंगेजिंग चैप्टर है, बच्चों को बहुत ही मजा भी आता है। ठीक है, तो शायद है कि मैं अपना अच्छा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, और अगर जहां पे नहीं समझ में आएगा आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज करंट। ठीक है, तो देखिए करंट जो है, देखिए हमारे फिजिक्स में दो चैप्टर है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेनली डील करता है चार्ज के रेस्ट पे होने से। अगर कोई चार्ज, ठीक है, देखिए अगर कोई चार्ज, मैं कह रहा हूं ये एक चार्ज है, ये क्या है, एक चार्ज है Q। अगर ये चार्ज रेस्ट पे है यानी कि U बराबर 0, अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो इस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, किस तरीके से इसके पास आप दूसरा चार्ज लेके आइए तो बिहेव करता है। तो इस टॉपिक को हम लोग डील करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, लेकिन अगर इसी चार्ज को हम कोई वेलोसिटी दे दें, इसी चार्ज को हम एक मोशन करवा दें, तो उस टॉपिक को हम लोग किस में डील करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं चार्ज कैसा कर रहा है, हमारा मोशन। ठीक है, यानी कि जो आपका चार्ज है वो किस में है, मूविंग स्टेज में, मोशन कर रहा है, तो उसमें हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो देखिए करंट की आप डिफिनेशन ही यही पढ़ रहे होंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है, एक सेकंड में कितना यूनिट चार्ज फ्लो कर जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू करंट, यानी कि Q आपका ये चार्ज हो गया और ये आपका क्या हो गया, टाइम। ठीक है, ये आपका चार्ज हो गया और ये आपका क्या हो गया, टाइम। ठीक, अच्छा आप यहाँ पे दो फॉर्मूले दे पा रहे होंगे, एक यहाँ पे है एवरेज चार्ज और एक यहाँ पे है इंस्टेंटेनियस एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखिए एवरेज करंट का क्या मतलब है, एवरेज करंट इन द सेंस कि टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, हम लोग इसमें टोटल चीजों को देखते हैं। बट एट इंस्टेंटेनियस की बात की जाए तो एक सेकंड पे क्या हो रहा है, एक सेकंड पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग किसमें देखते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो देखिए आपके लिए ये दो फॉर्मूले बहुत ही कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन कौन सा, एक आपका ये, एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक आपका ये। ठीक है, जिसमें कि हम लोग इसको देखते हैं लिमिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, अब एक कंडक्टर में, ठीक है, अब देखिए इसमें एक टर्म है Vd, Vd को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको एक हम आपसे एक नया कह लीजिए स्लाइड लेकर आपको हम समझाना चाहेंगे। तो देखो बच्चों, ये था आपका एक कंडक्टर, ये था तुम्हारा कंडक्टर, जिसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये तो पता है ना कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको कंडक्टर बता देते हैं, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको आप कह लीजिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट एक सर्टेन पोटेंशियल देने के बाद या फिर एक सर्टेन कंडीशन पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टर और नॉन कंडक्टर को ही अभी लेके चलते हैं, सेमीकंडक्टर मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा कि वो है क्या। ठीक है, तो आइए अब आप समझते हैं कि एक अगर कंडक्टर है आपके पास और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तब ये सारी चीजें करंट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ये सारी चीजें कैसे चलेंगी। तो ठीक है शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कंडक्टर था, इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है E। अब ये E चार्ज है, हम क्या कर दिए यहाँ पे एक इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए, एक क्या किए यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, V वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। अब देखिए जब V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अच्छा अब आपको ये चीज तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड। तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर मूव करने लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस वायर में इधर आएगा और ये इस बैटरी पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन इधर से निगेटिव टर्मिनल से निकल के कंडक्टर से मूव करते करते आपके इधर पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे।
तो देखिए जैसे ही आपने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका मोशन आ गया, इलेक्ट्रॉन में क्या आ गया, आपका मोशन आ गया। बट बैटरी कनेक्ट करने से पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, एट रेस्ट पे था। ठीक है, तो इसी को जब इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर मोशन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया, कंडक्टर में करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण आपका क्या आता है, करंट। समझ में आ गई बात, आपका क्या आता है, करंट। अच्छा, अब बात किया जाए, आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहा है, तो बताइए करंट का मोशन किधर होगा, यानी कि करंट किधर मूव करेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड मूव करेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट आपका किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो आपका करंट किधर मूव कर रहा है, आई आपका पॉजिटिव टू निगेटिव। समझ में आ गई बात। तो बात क्या रही, ये हो गई आपकी पहली। दूसरी बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन में जो करंट होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। समझ में आ गया। चलिए, अब इतनी ये बात हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। किस पे आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ठीक, अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जाए तो हम आपको ये समझाना चाहेंगे। देखो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा जैसे ही तुमने वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मोशन में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोशन में आया, इसके पास एक वेलोसिटी आ गई v। ठीक है, इसके पास एक वेलोसिटी आई v, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन का क्या हो स्टार्ट हो गया, मोशन। इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, vd से। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v इंटू डी, मतलब सॉरी v इंटू डी नहीं, vd से। ठीक है, इसका नोटेशन। ठीक, चलिए, अच्छा vd के बारे में हम आपको यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड में आपको, हाँ ये देखिए, यहाँ पे आपको एक vd का फॉर्मूला भी दिया गया है, जिसमें कि हम लोग इस तरीके से vd को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये vd इज इक्वल्स टू e इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, और ये माइनस में। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए ये E क्या है, E, स्मॉल e रिप्रेजेंट करता है चार्ज, कैपिटल E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, M क्या करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे टाउ क्या करता है, ये जो आपका टाउ है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अच्छा ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है। अब जैसे मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा दी, करंट समझा दिया, चार्ज समझा दिया। ठीक है, अब आपको रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रॉन, अब देखिए कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेंगे। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जिनका इनका मोशन होगा इतना रैंडम होगा कि ये कई पार्टिकल से टकराएंगे। अब उस पार्टिकल से टकराने के बाद ये कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, और जो इनका मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड के लिए रुकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ, यानी कि आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गई बात। तो इतनी चीजें आपके मन में क्लियर हो जाए कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज किस तरीके से मोशन करता है, चार्ज के मोशन करने से आपका करंट आता है, करंट के मोशन करने से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां से मिलती है आपको, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब मिलती है तो वहां पे क्या आएगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई भाई, जो लाइव हो बता दे। जय हिंद, जय हिंद जितेंद्र। जो लाइव हो बता दे। इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं करंट डेंसिटी की तरफ। अच्छा, जिस तरीके से हमने आपको बताया चार्ज के फ्लो होने से करंट आता है, उसी तरीके से करंट के फ्लो होने से करंट डेंसिटी आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, जिसमें एक कंडक्टर है और करंट इस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया कि ये, ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या फ्लो हो रहा है, कंडक्टर। अच्छा, जो करंट डेंसिटी होती है यानी कि J,
वो होती है करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अच्छा ये एरिया कैसा होता है बताइए? क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास के रिस्पेक्ट में आपका एक फॉर्मूला ये दिया गया है और आपका एक फॉर्मूला मैंने ये बताया, ठीक है। यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके ये दो फॉर्मूले मेनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें आपका करंट डेंसिटी में, ठीक है। तो अच्छा देखिए, करंट डेंसिटी की बात की जाए तो आपका अगर यहां से आप निकालेंगे, ठीक है, I इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको किस तरीके से, अच्छा यहाँ पे देखो क्या दिया है, डी ए कॉस थीटा दिया हुआ है ना, क्या दिया है? डी ए कॉस थीटा। डी ए क्या है तुम्हारा? डी ए क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक है। कॉस थीटा क्या है कि इफ अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इस डायरेक्शन में होगा, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर तुम ये वाला लोगे तब तो तुम्हारा नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला लोगे, यहाँ पे तुम्हारा एरिया मतलब वेक्टर का यहाँ पे आएगा और वेक्टर की वजह से यहाँ पे थीटा आएगा और उसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? डी ए कॉस थीटा। समझ गए? तो इस वजह से जब भी तुम्हारा ऐसा होगा तो हम लोग इसको एरिया को क्या लेंगे? डी ए कॉस थीटा, ठीक। चलो फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो आपके मेन चैप्टर की शुरुआत होती है, किस तरीके से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंपोनेंट हैं। अभी तक तो हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे कि आपका करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक बेसिक चीजें। अब आपकी मेन चीज आती है जैसे कि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे देखो ये भी है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। कोई बता सकता है ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक, ओम्स लॉ देखो क्या होता है, ओम ने बताया था जो आपका वी है, जैसे एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये आपका कंडक्टर, ये आपका क्या है? कंडक्टर, ठीक है। आप इस कंडक्टर पे जितना वोल्टेज बढ़ाते जाइए, यानी कि वोल्टेज, आप इस वोल्टेज को चेंज करते जाओ, करंट आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। ओम्स ने यही बताया कि ये जो आपका एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपने ये जो वोल्टेज लगाया है, इस वोल्टेज को आप वेरी करते जाओ, आपका करंट वेरी करता रहेगा। तो इन्होंने बताया वोल्टेज को बदलने से जो करंट होता है वो लीनियरली वेरी करता है, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस अगर प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटाएंगे तो आपका आता है रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू आर इंटू आई। आर आपका यहाँ पे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। आर क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा अब ये रेजिस्टेंस के बारे में बात की जाए, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में बात की जाए, ये डिनोट किससे किया जाता है? आर से, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ करंट को रोकना, फ्लो ऑफ करंट को रोकना। मान लो कि तुम्हारा किस तरीके से ये फ्लो ऑफ करंट रोकता है, अभी मैं तुमको ये समझाता हूं। अब जैसे देखो यहाँ पे तुमने क्या लगाया? एक वोल्टेज लगाया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, बट इसमें कई एटम्स होंगे, कई मॉलिक्यूल्स होंगे इस पूरे कंडक्टर में जो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा तो कहीं इससे टकराएगा, कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा और उस टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा? थोड़ी दूर के लिए रुक जाएगा और उसी रुकने के कारण इसमें क्या आता है? रेजिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से रेजिस्टेंस कंडक्टर में आता है, ठीक। अच्छा रेजिस्टेंस के बारे में पहली बात की जाए तो कंडक्टर में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? नॉन कंडक्टर, अच्छा रेजिस्टेंस को एक तरीके से मैं कंपेयर करने की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से कंपेयर करेंगे आप रेजिस्टेंस को, ठीक है। चलो अब यहां देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, कंडक्टर का, नॉन कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का, ठीक है। अब देखो जैसे जो तुम्हारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? नॉन कंडक्टर से कम होता है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं वो तुम्हारे क्या करते हैं? करंट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे नॉन कंडक्टर हो गए, जैसे प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, ये सारी चीजें करंट को कंडक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो आप ये वाला समझ लीजिए, ठीक है, ओम्स लॉ जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है।
बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहां मैं फिर से लिख देता हूं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, ये आपका हो गया ओम्स लॉ। जब इसका आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो v इज इक्वल्स टू आर इंटू आई। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो है r, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि रेजिस्टेंस किस किस तरीके पे से चलता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। चलो अब इसी कंडक्टर को लेके मैं समझा देता हूं। सपोज इसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, ये क्या है, ए है। और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल। समझ में आ गई बात। मैं तीन चीजें लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस तुम्हारा आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसका लेंथ क्या है, एल। ठीक है, अब एक चीज और समझाऊंगा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इस रेजिस्टेंस के बाद तुमको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये अब ऐसे समझाते हैं कि सपोज तुम एक रोड पे गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, ये रोड तुम इस पे क्या कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। ठीक, यहां से भैया तुम अपनी बाइक लेके निकले और एक ब्रेकर मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया और यहां लगा दिया। चार ब्रेकर मैंने इस रोड पे लगा दिए। अब तुमको क्या करना पड़ा, इस पे भी रुकना पड़ा, इस पे भी रुकना पड़ा, इस पे भी और इस पे भी। अगर मैं इसी लेंथ को डबल कर दूं, इसी लेंथ को डबल कर दूं तो तुम्हारे ब्रेकर भी डबल हो जाएंगे। अब जैसे ही लेंथ तुम्हारी डबल हुई, चलो अब यहां पे बात करते हैं, एम ऑडिबल। चलो ठीक है, हम तुमको यहां पे समझा रहे थे कि रेजिस्टेंस में, ठीक है, कि जैसे तुम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाओगे तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब सपोज हम क्या कर दें कि इसी पे मान लो अब तुम जा रहे थे, अच्छा चलो अब ब्रेकर वाला कहानी खत्म करते हैं और एक तरीके से तुमको कुछ और भी समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो तुम इस रोड पे जा रहे थे और इस रोड पे बहुत भाई भीषण एकदम जाम लगा हुआ था, बहुत जाम लगा हुआ था। अब तुमको यहां से यहां तक पार करने के लिए काफी टाइम लग रहा था, तो मैं क्या किया कि तुम्हारी ये रोड जो है ना, ये थोड़ी सी चौड़ी कर दिया। ये जो रोड थी इसको मैं चौड़ी कर दिया। अब यही जो तुम्हारा लोग इतनी रकम फैले थे, लोगों को थोड़ी और जगह मिल गई और वहां तुमको स्पेस मिली, तुम क्या कर गए, पार कर गए। यानी कि जैसे ही मैंने उस रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया, जैसे ही मैंने उस रोड का एरिया बढ़ाया, वैसे ही तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गई बात। यानी कि रेजिस्टेंस जो रहा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो रहा ही रहा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे आ गया, तुम्हारा एरिया से। ठीक है, तो हम लोग इससे एक फॉर्मूला बनाते हैं, इससे एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से चलता है। ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। चलो अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार सारी चीजें फिर लिख देता हूँ। पहला हो गया तुम्हारा ओम्स लॉ। ठीक, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करो तो v इज इक्वल्स टू आर इंटू आई। ये तुम्हारा हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, अब r क्या है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे r क्या है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे R क्या है, तुम्हारा रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया कि ये जो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और पहली चीज, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, ये जो R होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया होता है। ठीक है, सिंपल सा इसका क्या फॉर्मूला लिख के आया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हुई। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये दिया और दूसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये दिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सब लोग बताओ, चीजें सही चल रही हैं।
बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, कोई भी परेशानी? सब सही है? इतनी चीजें समझ में आई? चलो ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम इस फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो इसमें आता है एक रेजिस्टिविटी यानी कि रो एल अपॉन ए। तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है एकदम फुल एंड फाइनल, वो क्या बनता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये रो क्या होता है? रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, कि मटेरियल किस तरीके का है, कैसा बना हुआ है, कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, इन सारी तमाम तरीके की बातों पे डिपेंड कर जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ से सारी चीजें समझ में आई हो तो हम आगे बढ़े। देखिए बच्चों, मेरा मेनली इस बैच में, ठीक है, ये जो हम लोग ऑनलाइन शुरू किए हैं, मेनली इस बैच में आपको पीएचडी करवाना नहीं है किसी भी चीज से। ठीक है, मेनली हम आपको तैयार कर रहे हैं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयार रहिए। ठीक, कि आप सारे फॉर्मूले जानिए। ठीक है, उस फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो जानो, उस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो जानो। ठीक है, तो मेनली फोकस करो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। समझ गए? तो चलो बात शुरू करते हैं। अब इसके आगे कोई बता दो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हम आगे अब शुरू करते हैं, आगे लेके चलते हैं अपनी इस क्लास को। चलो ठीक है, अब आगे क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये रो के बारे में। रो क्या था? आपका रेजिस्टिविटी था। अच्छा देखो, रो का एक फॉर्मूला, मैंने ये क्या बोला? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो रो है तुम्हारा, ये रेजिस्टिविटी है, डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। रेजिस्टिविटी जैसे होता है, जस्ट इसका अपोजिट कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी दिखाता है कि मटेरियल कितनी चीजें कंडक्ट कर रहा है, कैसे चीजें कंडक्ट कर रहा है। तो जस्ट इसी रो का जो अपोजिट होता है, वन अपॉन रो आप कह लेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अगर इसी को आप लोग वन अपॉन रो बोलेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि वन अपॉन कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये जो वन अपॉन कंडक्टिविटी लिखा है, आप लोग इसे कंफ्यूज मत होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, और इसको को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। समझ में आ गई बात? तो देखो अब इस फॉर्मूले में बता देते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चीज एम। एम क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉन का, जो तुमको टाउ क्या बताए थे, कोई बता सकते? का ऐसे भी आ सकता है, तो इसको भी तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कुछ यूनिट्स दी हैं, कुछ बेसिक यूनिट्स दी हैं, जैसे कि तुम्हारी रेजिस्टेंस की क्या दी है? ओम। रेजिस्टेंस की बेसिक यूनिट क्या दी है? ओम। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे आ जाती है रो की क्या आती है? ओम पर मीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद कंडक्टिविटी की क्या आ जाती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, आपको दिख रहा है ना? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, आपकी ये कंडक्टिविटी की यूनिट है। एसआई यूनिट्स हैं ये सारी। ठीक है, तो इनको सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, एक रेजिस्टिविटी का ध्यान रखना, और एक कंडक्टिविटी का। तो ये तुम्हारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज कह लो। ये क्या है? तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, जिसको कि अपनी कॉपी में इसमें से पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो जाना है, फिर दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाता है, फिर आपको देखो यहाँ पे 3 यूनिट्स। अच्छा, एक जो मैं बात शुरू में तुम लोग को बोला था यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, यूनिट एंड डायमेंशन लास्ट पे पढ़ना। देखो जब तुम मेजर पोर्शन फिजिक्स का कवर कर लोगे ना, तुमको मैक्सिमम चीजें पता रहेंगी कि इसकी एसआई यूनिट ये है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो तुमको काफी चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी। तो जब तुम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे तो तुमको सारी चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में माइंड अप करने पे आएंगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे तुमको 3 एसआई यूनिट्स तुमको दी गई है। अब देखो इस इंपॉर्टेंट पेज लिख रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूले और लिख देता हूँ। पहला जो होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी लिख दे रहा हूँ। ओम्स लॉ तुम्हारा क्या था? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर।
एक ये लिख दिया। दूसरा हम अगर रेजिस्टेंस के बारे में लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी लेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आपके यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी, अभी तक जो जो भी पढ़ाई थी मैंने सब समराइज कर दी, ठीक है। तो अब देखो ये नया टॉपिक बनता है, ये जो तुम्हारा शुरू होता है, ये क्या होता है, नया टॉपिक। कौन कौन क्या है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है, कि अब टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं एक अलग से पेज लेके समझाना चाहूंगा। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो सब लोग बता दो, बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गई हैं, चीजें सब सही चल रही हैं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई 5 लोग तो कमेंट कर दो, तब तो पता चलेगा कि हाँ सबको समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो बताओ, फिर मैं वो समझा दूं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे जो तुमको रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस बताया इस वाले फॉर्मूले पे, पहले तो मैंने तुमको लेंथ से बता दिया, उसके बाद एरिया से बता दिया, तो ये दो चीजें मैंने तुमको बता दी। अब हम लोग किस पे चलते हैं, टेम्परेचर पे। अब हम लोग किस पे चलते हैं, टेम्परेचर पे। अच्छा टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे वेरी हो सकता है, कैसे बदल सकता है, कोई मुझे बताएगा। देखो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे बदलता है। सपोज ये तुम्हारा क्या है, एक वायर है, ये जो मेरी पेन है मैं समझता हूं कि एक वायर है, और मैं इसके यहाँ पे आग लगा दिया, मैं यहाँ पे आग लगा दिया, यानी कि इसको मैं हीट कर रहा हूं। और जब हीट करूंगा इस वायर को ना, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो वाइब्रेट करना शुरू होगी। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वाइब्रेट करना। फिर उसके बाद जब तुम करंट फ्लो करवाओगे इसमें, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा उसको ज्यादा लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सब लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, और उस वजह से इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और मुश्किल हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और मुश्किल होगा तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट रो, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, ये दिखाता है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस तुम्हारा चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म है मैं वो समझा देता हूं। ये जो आर है तुम्हारा चेंज मतलब न्यू रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस तुम्हारा हीट होने के बाद आएगा। आर नॉट क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। एट 0 डिग्री सेल्सियस पे उस कंडक्टर का क्या रेजिस्टेंस है, 1, तो भैया न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो टी है, ये टी वो टेम्परेचर है जिसपे तुम्हारा ये रेजिस्टेंस मिला है। और ये टी नॉट क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ये आर नॉट जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर की वैल्यू टी नॉट है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका दिखाता है इस तरीके से। अच्छा देखो एक यहाँ मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, और बहुत ही कह लो कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका तैयार करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। इस लाइन को पढ़ो, मैंने लिखा है कि पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, दिख पा रहा है, और एंड इंसुलेटर्स, दिख पा रही है ये चीजें। देखो इस लाइन को लिखने का ये मतलब है, ये एग्जैक्ट याद करके जाना, क्योंकि आ जाता है कभी कभी ऐसा रहता है कि जो तुम्हारा थर्मल कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो निगेटिव किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, नन ऑफ दिस, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें क्या उसमें टिक करना है, किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए होता है। अगर इंसुलेटर होगा तो भैया इंसुलेटर भी लिख देना। समझ में आ गई बात। तो ये चीजें याद कर लो, ठीक है। और पॉजिटिव किसके लिए होता है, तुम्हारा कंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है कि जैसे तुम्हारा कंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर का निगेटिव इसलिए होता है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, कोई एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक बार कंडक्टर है, तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाए, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके अंदर के पार्टिकल है, वाइब्रेट करने लगे, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए दिक्कत आई, और उस दिक्कत के कारण इसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अगर ये सेमीकंडक्टर होता, सेमीकंडक्टर में देखो दो चीज होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ये चीजें जिसको नहीं पता होंगी मैं बता देता हूं। देखो सेमीकंडक्टर में ऐसे दो बैंड होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस तरीके से दो बैंड होते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा होता है वैलेंस बैंड और एक होता है तुम्हारा
कंडक्शन बैंड। ठीक, जब तुम इलेक्ट्रॉन मतलब इसका टेम्परेचर राइज करते जाओगे, जैसे जैसे तुम इसका टेम्परेचर राइज करते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेंगे, वैलेंस बैंड से निकलेंगे और कहाँ पे चलते चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जब ये कंडक्शन बैंड में आते हैं तो इनका जो कंडक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चलता है, किसमें, सेमी कंडक्टर में। ठीक है, और जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये किसकी बात होती है, कंडक्टर की बात होती है। ठीक है, और भैया अगर इंसुलेटर की बात देखें तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि तुम टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ वो कंडक्ट ही नहीं करता, वो कभी नहीं कंडक्ट करता। समझ गए? तो चलो एक बात ये हो गई। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी तुम लोग के पास ये भी आ गई। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको मैंने बहुत बोल्ड में लिखा है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर सीरीज किसको लें, पैरेलल किसको लें, किस तरीके से कनेक्ट करें। तो आज मैं तुमको बताऊंगा एक बहुत ही आसान तरीका, किस तरीके से सीरीज तुम डिसाइड कर सकते हो और किस तरीके से पैरेलल डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कौन सा होता है, सीरीज। पहला कौन सा होता है, सीरीज। दूसरा कौन सा होता है, पैरेलल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, पैरेलल। और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद की चीजें हम आपको कल क्लियर करेंगे और कल हम आपको इसके बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक नहीं आप कह लीजिए कि पीवाईक्यूज रहेंगे। देखो मैं क्वेश्चन भी जो करवाता हूँ वो मेनली पीवाईक्यू से ही लाता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को आदत पड़ी रहे किस तरीके के क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपके लिए तो पीवाईक्यू मस्ट है, आपके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद एक पूरा सेशन रखेंगे पीवाईक्यूज का, जिसमें हम आपको अलग अलग टॉपिक से, इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी से जहां जहां से भी पीवाईक्यू आते हैं मैं आपको खोज खोज के उसके क्वेश्चन दूंगा और आप क्लास में ट्राई करना। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने झालर देखी है, लड़ियां, दिवाली की लाइट्स, देखो वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ एक बल्ब लगा होता है, 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 इस तरीके से आपकी लड़ियां चलती हैं। ये क्या हो गई, दिवाली लाइट्स। और फिर उसका पैरेलल की बात की जाए तो आपके घर की वायरिंग कौन कौन सी, हाउस वायरिंग। ठीक है, हाउस वायरिंग। ठीक है, हाउस वायरिंग जैसे कि आपका हो गया बल्ब, हो गया आपका फैन, हो गया आपका ट्यूब लाइट, हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, तो अब देखो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये आपके हाउस वायरिंग्स में यूज होता है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जैसे दिवाली लाइट्स में यूज हो गया। ठीक है, दिवाली लाइट्स। अच्छा देखो ये चीजें क्यों बता रहा हूँ एप्लीकेशन में, पहले क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुमको थोड़ा समझ में आए कि सीरीज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पैरेलल कहाँ यूज करते हैं और इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी कभी देखो ये भी पूछ लेता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन क्या है, तो वहां बता देना हाउस वायरिंग। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन क्या है तो वहां पे बता देना दिवाली लाइट्स। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे दो क्वेश्चन रेडी होते हैं, एक तो तुमको एप्लीकेशन पता चलता है और दूसरा ये पता चलता है कि हम लोग पढ़ क्यों रहे इस चीज को। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले बढ़ते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, पहला हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने तुमको एक फोटो शेयर की है, इस फोटो में देखो क्या है कि एक रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे है, चलो एक रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा यहाँ लगा हुआ है, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इसमें क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम तुमको समझाना शुरू करते हैं कि इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं। इसमें हम तुमको क्या समझाना शुरू करते हैं कि इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ही क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग पैरेलल क्यों नहीं बोलते। अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो एक करंट फ्लो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट। जब भी याद रखना किसी भी सर्किट में, अब देखो यहाँ पे करंट इधर से फ्लो होता हुआ चला आ रहा है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस में आया। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, I1, जो करंट यहाँ पे आ रहा था वही करंट तुम्हारा पहले रेजिस्टेंस में गया। अब सेम करंट यहां से होता हुआ आगे निकला और यही तुम्हारा दूसरे रेजिस्टेंस में आया I2, फिर यही करंट तुम्हारा इसमें आया I1। ठीक है, फिर जितने भी यहाँ तुम्हारे रेजिस्टेंस है सब में तुम्हारा यही I1 करंट सेम था, हर एक में सेम रेजिस्टेंस में एक करंट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा यही करंट वापस से किस में आ गया, तुम्हारा बैटरी में आ गया। तो देखो मैं इतना बस कहना चाहता हूं, पहला पॉइंट, सीरीज कब देखेंगे, किसी भी कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कब बोलते हैं, जब उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो, किसमें, सेम करंट फ्लो हो सारे रेजिस्टेंस में, क्या हो, सेम करंट इन ऑल रेजिस्टेंस, इन ऑल रेजिस्टेंस।
तो वो क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात। तो इस चार्ट को इसके अंदर मैंने इसीलिए ये लिखा ताकि तुम्हें याद रहे। देखो सेम करंट जा रहा है हर एक रेजिस्टेंस में, यही लिखा मैंने, सेम करंट इन ऑल रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका एक डेरिवेशन भी होता है, हम लोग इसको ओम्स लॉ से लिखते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं वहां से डेरिवेशन। तो मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशन पढ़ने की अब तुमको जरूरत है, तो मैंने डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन का, और तुमको एज इट इज इसको याद रखना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट, यानी कि अगर तुमको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए दे दिया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो तुम उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तुम्हारे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे तुम उन सबको क्या करते चले जाना, ऐड करते चले जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल। अच्छा देखो दोनों को ही मैं करंट से समझाऊंगा। ठीक, अगर मैं एक बार वोल्टेज ले लूंगा एक बार करंट ले लूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, बार बार कंफ्यूज होगे, इसीलिए मैं दोनों को करंट से समझा रहा हूं। तो पहले वाले में क्या किया, सीरीज कब माना जाएगा, जब तुम्हारा करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम हो। इसमें हम क्या करें, करंट की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसमें बैटरी नहीं जुड़ी है, हम अपने से जोड़ देते हैं। ठीक, एक V वोल्ट की मैं क्या किया, इसमें बैटरी जोड़ दिया। एक मैंने क्या किया, V वोल्ट की इसमें बैटरी जोड़ी। अब देखो V वोल्ट की जब बैटरी जोड़ी, ये करंट तुमको दिख रहा है, यहां से ये करंट आ रहा है, इस पाथ में इस बैटरी से ये करंट निकल के आ रहा है। अब जैसे ही करंट यहाँ पे आया, जैसे ही करंट यहाँ पे आया, अब देखो इसके पास कितने रास्ते हो गए, ये करंट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे और यहाँ भी, यानी कि एक करंट यहाँ भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी और इस पे भी। जब करंट तुम्हारा डिवाइड हो जाए अलग अलग रास्तों में, यानी कि जब करंट तुम्हारा डिवाइड होने लगे अलग अलग रास्तों में, तो वो किस में आ जाते हैं, पैरेलल में। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई और इसमें गई, यानी कि करंट यहाँ पे क्या हो गई, डिवाइड हो गई, बट गई। तो ये सारे रेजिस्टेंस किस में आ गए, तुम्हारे पैरेलल में। ये सारे रेजिस्टेंस किस में आ गए, तुम्हारे पैरेलल में। ठीक है, फिर वापस से यही करंट यहाँ पे आती है, यहाँ पे आने के बाद ऐड हो जाती है, और फिर यहाँ पे तुमको कितनी करंट मिल जाती है, आई। समझ गए। ठीक, तो अब तुम सिंपल सा साधारण सा एक ही चीज लेके चलो, करंट। तो सीरीज में तुम्हारा क्या हो गया, करंट का डिवीजन नहीं होता, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, तुम्हारा करंट डिवाइड हो जाती है, करंट डिवाइड इन ईच पाथ। ठीक है, यानी कि यहां करंट इस सर्किट में क्या होती है, तुम्हारी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, चलो। अच्छा अब इसमें भी भैया तुमको डेरिवेशन तो चाहिए नहीं कि सर आप ये बताइए कि रेजिस्टेंस किस किस तरीके से आपके ऐड होते चले आ रहे हैं, आपके रेजिस्टेंस कैसे सारे R1 R2 R3 सब मिलते चले गए। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला देता हूं कि जब तुम्हारा पैरेलल रेजिस्टेंस रहेगा, जब तुम्हारा रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल रहेगा तो किस तरीके से तुम एडिशन करोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आर इक्विवेलेंट कैसे आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आर इक्विवेलेंट, इस तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तो ये फॉर्मूला हो गया, ये बेसिक फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुमको दो वैल्यूज और दूंगा, दो तीन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दूंगा, और दो तीन और इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाऊंगा जो कि मैं अगले पेज में लिखवाने वाला हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ जिसको कि बहुत ध्यान से लिखना और बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज, ठीक है, सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। ठीक है, चलो पहली चीज इसमें लिखो, करंट सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर एन, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तीसरा, वोल्टेज डिवाइड इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी चीजें तुम्हारे मिल गई। अब यहां पे इस फॉर्मूले को मैं तब बोलना चाहूंगा व्हेन आर, ऑल आर इज सेम, पहले ऑल आर सेम। ठीक है, तो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन इंटू आर। ठीक, इस चीज को हमेशा याद रखना। इतनी बात हो गई तुम्हारी सीरीज के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल के लिए।
अब हम बात करते हैं किसके लिए, पैरेलल के लिए। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं पैरेलल के लिए। दूसरा पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन केवल ये बात की जाए तो पहला आता है करंट डिवाइड इन दूसरा आता है वोल्टेज मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा आता है तुम्हारे पास, जब तुम्हारा फॉर्मूला मैंने जो दिया कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का कैसे आता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे कहां तक चला जाता है 1/Rn तक। ठीक, अब यहाँ पे एक कंडीशन मैं तुमको ये भी बताता हूं, जब R तुम्हारे सेम होते हैं, जब R सारे तुम्हारे सेम होते हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाई N। ठीक, अब जब R तुम्हारे दो होते हैं, एक R1 दिया है एक R2 दिया है, तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे R1 R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, चलो ये तुम्हारी इतनी सारी चीजें हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज एक ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट पेज मैंने पहले लिखा था जिसको कि तुम लोग ऐसे अपनी शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी पे खत्म करते हैं अपनी क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बाद